स्वागत है आप सभी का नई वीडियो में। कॉलेज पहुंचते ही तनु ने सबसे पहले स्टाफ क्वार्टर के लिए आवेदन किया। इतने साल हो गए उसे कॉलेज में पढ़ाते हुए, चाहती तो कभी का क्वार्टर ले सकती थी, पर इतना बड़ा बंगला छोड़कर यूं स्टाफ क्वार्टर में रहने की उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। फिर प्रणव को भी तनु के घर आकर रहना पसंद नहीं था। उनका अभिमान आहत होता था। उन्हें लगता कि वहाँ वह मिस्टर तनु श्री राय बनकर रह जाएंगे, और यह बात उन्हें कतई मंजूर न थी। आज सुबह ही प्रणव ने उसे घर से निकल जाने को कह दिया, जबकि तनु को इस घर में 30 साल गुजर चुके हैं। कहने को तो प्रणव ने उसे सब कुछ दिया है, बढ़िया सा घर, 2 बच्चे, जमाने की हर सुख सुविधा दी, लेकिन नहीं दिया तो बस आत्मसम्मान से जीने का हक, हर अच्छी बात का श्रेय खुद लेना, तनु के हर काम में मीन मेख निकालना और बात बात पर उसको मिडिल क्लास मानसिकता का ताना देना। यही तो किया है प्रणव ने शुरू से अब तक। पलंग पर लेटे लेटे तनु अपने ही जीवन से जुड़ी घटनाओं का ताना बाना बुनने लगी। इतने वर्षों से तनु को लगने लगा था कि उसे यह सब सहने की आदत सी हो गई है, पर आज सुबह उसका धैर्य जवाब दे गया। जैसे जैसे उम्र बढ़ रही थी, प्रणव का कहना सुनना बढ़ता जा रहा था और तनु की सहनशीलता खत्म होती जा रही थी। तनु जानती है कि अमेरिका में रह रहे बेटे के विवाह कर लेने की खबर प्रणव बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि उनके अहम को चोट पहुंची है। अब तक हर बात का फैसला लेने का एक अधिकार उनसे छीन जो गया था। प्रणव की नज़रों में इसके लिए तनु ही दोषी है। बच्चों को अच्छे संस्कार जो नहीं दे पाई है, यही तो कहते हैं प्रणव बच्चों की हर गलती या जिद पर, जबकि वह अच्छी तरह जानते हैं कि बच्चों के बारे में किसी भी तरह का निर्णय लेने का कोई अधिकार उन्होंने तनु को नहीं दिया। कितना चाहा था तनु ने कि बेटी कला के क्षेत्र में नाम कमाए, पर उसे डॉक्टर बनना पड़ा, क्योंकि प्रणव यही चाहते थे। बेटे को IAS बनाने की चाह भी तनु के मन में धरी की धरी रह गई, और वह प्रणव के आदेशानुसार वैज्ञानिक ही बना, जो आजकल नासा में कार्यरत है। ऐसा नहीं है कि बच्चों की सफलता से तनु खुश नहीं है या बच्चे अपनी प्राप्तियों से संतुष्ट नहीं हैं, लेकिन यह भी सत्य है कि प्रणव इन सब से इसलिए संतुष्ट हैं कि बच्चों को इन क्षेत्रों में भेजने से वह और तनु आज सोसाइटी में सबसे अलग नज़र आ रहे हैं। पूरी ज़िंदगी सब कुछ अपनी इच्छा और पसंद को ही सर्वश्रेष्ठ मानने की आदत होने के कारण बेटे की शादी प्रणव को अपनी हार प्रतीत हो रही है। यही हार गुस्से के रूप में पिछले 1 सप्ताह से किसी न किसी कारण तनु पर निकल रही है। प्रणव को वैसे भी गुस्सा करने का कोई न कोई कारण सदा से मिलता ही रहा है। प्रणव यह क्यों नहीं समझते कि बेटे के इस तरह विवाह कर लेने से तनु को भी तो दुख हुआ होगा, पर उन्हें उसकी खुशी या दुख से कब सरोकार रहा है। जब बेटे का फ़ोन आया था तो तनु ने कहा भी था, खुशी है कि तुम्हारी शादी हो गई, लेकिन तुम अगर हमें अपनी पसंद बताते तो हम यहीं बुलाकर तुम्हारी शादी करवा देते, सभी लोगों को दावत देते। वहाँ बहू को कैसा लगेगा जब घर पर नई बहू का स्वागत करने वाला कोई भी नहीं होगा। क्या माँ, आप भी, कोई कैसे नहीं होगा। दीदी और जीजा जी आ रहे हैं ना। आपको तो पता है कि अपनी पसंद बताने पर पापा कभी ये शादी नहीं होने देते। दीदी की बात आपको याद नहीं है क्या? डॉक्टर शमेश को तो दीदी ने उस तरह पसंद भी नहीं किया था, बस पापा ने उन्हें रेस्टोरेंट में साथ बैठे ही तो देखा था। घर में कितने दिनों तक हंगामा रहा था। दीदी ने कितना कहा था कि डॉक्टर सोमेश केवल उनके कुलीग हैं, पर कभी पापा ने सुनी? उन्होंने आनन फानन में कैसे अपने दोस्त के डॉक्टर बेटे के साथ शादी करवा दी। यह ठीक है कि जीजा जी भी एकदम परफेक्ट हैं। सॉरी मॉम, मेरी शादी के कारण आपको पापा के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। रियली मॉम, आज मैं महसूस करता हूँ कि आप कैसे उनके साथ इतने बरसों से निभा रही हैं। यू आर ग्रेट माँ, आई सैल्यूट यू। ओके माँ, मैं फ़ोन रखता हूँ, शादी की फ़ोटो ईमेल कर दूँगा। तनु बेटे की इन बातों से सोच में पड़ गई। सच ही तो कहा था उसने, लेकिन वह गुस्सा एक बार में ख़त्म नहीं हुआ था। पिछले 1 सप्ताह से रोज़ ही उसे इस स्थिति से 2-4 होना पड़ रहा था। सुबह यही तो हुआ था जब प्रणव ने पूछा था, सुना तुम कल निमिषा के यहाँ गई थी? हाँ, मुझे बताया क्यों नहीं? कल रात आप बहुत लेट आए तो ध्यान नहीं रहा। ध्यान नहीं रहा का क्या मतलब है? फ़ोन करके भी तो बता सकती थी। कोई काम था वहाँ? निमिषा बहुत दिनों से बुला रही थी। कॉलेज में कल शाम की क्लास थी नहीं, मैंने सोचा उससे मिलती चलूँ। तुम्हें मौका मिल गया ना मुझे नीचा दिखाने का। तुम्हें शर्म नहीं आई कि बेटे ने ऐसी करतूत की और तुम रिश्तेदारी निभाती फिर रही हो? निमिषा आपकी बहन होने के साथ साथ कॉलेज के ज़माने की मेरी सहेली भी है, और रही बात बेटे की, तो उसने शादी ही तो की है, गुनाह तो नहीं।
पता है मुझे, तुम्हारी ही वजह से बिगड़ा है वह। जो माँ बिना पूछे काम करती है तो बेटे को कैसे रोक सकती है। भूल जाती हो तुम कि अभी मैं जिंदा हूँ, इस घर का मालिक हूँ। मैंने क्या काम किया है आपसे बिना पूछे। इस घर में कोई सांस तो ले नहीं सकता बिना आपकी अनुमति के। हवा भी आपसे इजाज़त लेकर यहाँ प्रवेश करती है। ज़िंदगी की छोटी छोटी खुशियों को भी जीने नहीं दिया। यह तो मैं ही हूँ जो यह सब सहन करती रही। क्या सहन कर रही हो तुम? जरा मैं भी तो सुनूं। ऐसा स्टेटस, ऐसी शान, सोसाइटी में पहचान है तुम्हारी, और कौन सी खुशियाँ चाहिए। तनु तंग आ गई इन बातों से। हार कर उसने कह दिया, देखो प्रणव, यह रोज़ की किचकिच बंद करो। अब इस उम्र में मुझसे और सहन नहीं होता। मुझे यह सब अच्छा नहीं लगता। नहीं सहन होता तो चली जाओ यहाँ से। जहाँ अच्छा लगता है वहीं चली जाओ। क्यों रह रही हो फिर यहाँ? चली जाऊँ, छोड़ दूँ? उम्र के इस पड़ाव पर आपको बेशक यह कहते हुए शर्म नहीं आई हो, पर मुझे सुनने में ज़रूर आई है। इस उम्र में चली जाऊँ? शादी के 30 साल तक सब झेलती रही, अब कहते हो चली जाओ। जाना होता तो कब की सब छोड़कर चली गई होती। तनु तड़प उठी थी। जिंदगी का सुख प्रणव ने केवल भौतिक सुख सुविधाएं ही जाना था। पूरी जिंदगी अपने आप को मारकर जीना ही अपनी तकदीर मान जिसके साथ निष्ठा से बिता दी, उसी ने आज कितनी आसानी से उसे घर से चले जाने को कह दिया। हाँ, आज मुझे यह घर छोड़ ही देना चाहिए। अब तक पूरी ज़िंदगी प्रणव के हिसाब से ही जी है, अब नहीं। सारी रात तनु ने इसी सोच के साथ बिता दी। शादी के बाद कितने समय तक तो तनु प्रणव का व्यवहार समझ ही नहीं पाई कि किस बात पर झगड़ा हुआ और किस बात पर प्यार बरसाने लगे। कहा नहीं जा सकता। कॉलेज से आने में देर हो गई तो क्यों हो गई, घर बार की चिंता नहीं है, और अगर जल्दी आ गई तो कॉलेज टाइम पास का बहाना है। बच्चों को पढ़ाना थोड़ी ही है। दुनिया की नज़र में प्रणव से आदर्श पति और कोई हो ही नहीं सकता। मेरी हर सुख सुविधा का ख्याल रखना, विदेशों में घुमाना, एक से एक महंगी साड़ियाँ खरीदवाना, जेवर, गाड़ी, बंगला, क्या नहीं दिया। लेकिन वह ये नहीं समझ सके कि सुख सुविधा और खुशी में बहुत फ़र्क होता है। तनु की विचार श्रृंखला टूटने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैं इनके बिना पसंद के एक रुमाल तक नहीं खरीद सकती। बिना इनकी इच्छा के बालकनी में नहीं खड़ी हो सकती। इनकी इच्छा के बिना घर में फर्नीचर इधर से उधर 1 इंच भी सरका नहीं सकती। नया खरीदना तो दूर की बात, क्योंकि इनकी नज़र में मुझे इन चीज़ों की, इन बातों की समझ नहीं है। बस एक नौकरी ही है जो मैंने छोड़ी नहीं। प्रणव ने बहुत कहा कि सोसाइटी में सभी की बीवियाँ किसी न किसी सोशल काम से जुड़ी रहती हैं। तुम भी कुछ ऐसा ही करो। देखो निमिषा भी तो यही कर रही है। पर तुम्हें क्या पता, पहले हमारे बीच खूब बहस होती थी, पर धीरे धीरे मैंने ही बहस करना छोड़ दिया। आज मैं थक गई थी ऐसी ज़िंदगी से। बच्चों ने तो अपना घर अलग बना लिया, अब क्या इस उम्र में मैं भी? हाँ, शायद यही उचित होगा। कम से कम ज़िंदगी की संध्या मैं बिना किसी मानसिक पीड़ा के बिताना चाहती हूँ। प्रणव तो इतना सब कुछ होने के बाद भी सुबह की उड़ान से अपने काम के सिलसिले में 1 सप्ताह के लिए फ्रैंकफर्ट चले गए। उनके जाने के बाद तनु ने रात में सोची गई अपनी विचारधारा पर अमल करना शुरू कर दिया। अभी तो रिटायरमेंट में 5-6 वर्ष बाकी हैं, इसलिए अभी क्वार्टर लेना ही ठीक है। आगे की आगे देखी जाएगी। तनु को क्वार्टर मिले आज कई दिन हो गए, लेकिन प्रणव को वह कैसे बताए। कई दिनों से असमंजस में थी। सच तो यह है कि तनु ने उस दिन आहत होकर क्वार्टर के लिए आवेदन कर दिया था और ले भी लिया, पर इस उम्र में पति से अलग होने की हिम्मत वह जुटा नहीं पा रही थी। यह उसके मध्यवर्गीय संस्कार ही थे जिनका प्रणव ने हमेशा ही मजाक उड़ाया है। ऐसे ही 1 महीना बीत गया। इस बीच कई बार छोटी मोटी बातें हुई, पर तनु ने अब खुद को तटस्थ कर लिया। लेकिन वह भूल गई थी कि प्रणव के विस्फोट का एक बहाना उसने स्वयं ही उसे थाली में परोस कर दे दिया है। कॉलेज से मिलने वाली तनख्वाह बेशक प्रणव ने कभी उससे नहीं ली और ना ही बैंक में जमा पैसे का कभी हिसाब मांगा, पर तनु अपनी तनख्वाह का चेक हमेशा ही प्रणव के हाथ में रखती है। वह भी उसे बिना देखे लौटा देते हैं। इतने वर्षों से यही नियम चला आ रहा है। तनु ने जब इस महीने भी चेक लाकर प्रणव को दिया तो उस पर एक नज़र डालकर वह पूछ बैठे, इस बार चेक में अमाउंट कम क्यों है? पहली बार ऐसा सवाल सुनकर तनु चौंक गई। उसने सोचा ही नहीं था कि प्रणव चेक को इतने गौर से देखते हैं। अब उसे बताना ही पड़ा। अगले महीने से ठीक हो जाएगा। इस महीने शायद स्टाफ क्वार्टर के कट गए होंगे। अभी तो उसका वाक्य पूरा भी नहीं हुआ था। स्टाफ क्वार्टर किसका? तुम्हारा? कब लिया? क्यों लिया? और मुझे बताया भी नहीं। तनु से जवाब देते नहीं बना। बहुत मुश्किल से टूटे फूटे शब्द निकले। 1 महीना हो गया। मैं बताना चाह रही थी लेकिन मौका ही नहीं मिला।
वैसे भी अब मैं उसे वापस करने की सोच रही हूँ। 1 महीने से तुम्हें मौका नहीं मिला, मैं मर गया था क्या? या तुम बताना नहीं चाहती थी? और जब लिया है तो वापस करने की क्या ज़रूरत है? रहो उसमें। नहीं नहीं, मैंने रहने के लिए नहीं लिया, फिर किस लिए लिया है? उस दिन आपने ही तो मुझे घर से निकल जाने को कहा था, तो गई क्यों नहीं अब तक? मैं पूछता हूँ, अब तक यहाँ क्या कर रही हो? आपकी वजह से नहीं गई। समाज क्या कहेगा आपको? इस उम्र में अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया। आप क्या जवाब देंगे? आपकी ज़रूरतों का ध्यान कौन रखेगा? मैं समाज से नहीं डरता। किसमें हिम्मत है जो मुझसे प्रश्न करेगा? और मेरी ज़रूरतों के लिए तुम्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जिसके मुंह पर भी 4 पैसे मारूंगा, दौड़ कर मेरा काम करेगा। मेरा ख्याल करके नहीं गई, 4 पैसों की नौकरी पर इतराती हो। अरे मेरे बिना तुम हो क्या? तुम्हें समाज में लोग मिसेज प्रणव राय के नाम से जानते हैं। तनु का क्रोध आज फिर अपना चरम पार करने लगा। चुप रहिए, मैंने पहले ही कहा था कि अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। कौन कहता है कि तुम बर्दाश्त करो? अब तो तुमने मकान भी ले लिया है। जाओ, चली जाओ यहाँ से। मैं भूल गया था कि तुम जैसी मिडिल क्लास को कोठी बंगले रास नहीं आते। तुम्हारे लिए तो वही 2-3 कमरों का दड़बा ही ठीक है। तनु इस अपमान को सहन नहीं कर पाई और तुरंत ही अंदर जाकर अपना सूटकेस तैयार किया और वहां से निकल पड़ी, आंखों में आंसू लिए। आज कोठी के फाटक को पार करते ही तनु को ऐसा लगा मानो कितने वर्षों की घुटन के बाद उसने खुली हवा में सांस ली है। सारी रात आंखों में ही काट दी तनु ने अपने नए घर में। सुबह ही झपकी लगी, डोरबेल की आवाज़ से आंख खुल गई। सोचा बाहर प्रणव होंगे, पर प्रोफेसर दीप्ति थी। उसने बाहर से ताला खुला देखा, इसलिए बेल बजा दी। कब आई आप? शालीनता से पूछा था दीप्ति ने। रात में आई। ओहो, अच्छा है, पता नहीं चला। और मिस्टर राय? वह बाहर गए हैं। जब तक 2-4 दिन मैं यहाँ रहकर देखती हूँ, फिर देखेंगे। दीप्ति भेद भरी मुस्कान से बाय कहकर वहाँ से चली गई। पूरा दिन निकल गया प्रतीक्षा में। तनु को बार बार लग रहा था प्रणव अब आए, पर वह नहीं आए। रात होते होते तनु ने अपने मन को समझा लिया था कि यह किसका इंतजार था मुझे, उसका जिसने घर से निकाल दिया। अगर उन्हें आना ही होता तो मुझे निकालते ही क्यों? सचमुच मैं उनकी ज़िंदगी का अवांछनीय अध्याय हूँ, लेकिन ऐसा तो नहीं कि मैं ज़बरदस्ती ही उनकी ज़िंदगी में शामिल हुई थी, बल्कि उन्होंने मुझे खुद ही अपने लिए पसंद किया था। शादी से पहले प्रणव कई बार मुझसे मिले। वह जानते थे कि मैं आम भारतीय समाज की उपज हूँ। शानो शौकत मेरे खून में नहीं, लेकिन शादी से पहले मेरी यही बातें, मेरी सादगी उन्हें अच्छी लगती थी, जो उनकी सोसाइटी में पाई जाने वाली लड़कियों से मुझे अलग करती थी। तनु को यहाँ रहते 1 महीना हो चुका था। कुछ दिन तो दरवाजे की हर घंटी पर वह प्रणव की उम्मीद लगाती, लेकिन उम्मीदें होती ही टूटने के लिए हैं। इस अकेलेपन को तनु समझ ही नहीं पा रही थी। कभी कभी तो अपने छोटे से घर में 55 वर्षीय प्रोफेसर डॉक्टर तनु श्री राय का मन कॉलेज गर्ल की तरह कुलाचे मार रहा होता कि यहाँ यह मिरर वर्क वाली वॉल हैंगिंग से ही लगेगी, और यहाँ ये स्टूल, यहाँ नहीं, इसे कोने में रख देती हूँ। तनु अब अपनी इच्छा से हर चीज़ सजा रही थी। कोई मीन मेख निकालने वाला या उसका हाथ रोकने वाला नहीं था, लेकिन फिर भी जीवन के किसी बीते पल ने मुझे अपने घेरे में ले लिया था। कॉलेज की फाइनल परीक्षाएं समाप्त हो चुकी थीं। सभी कहीं न कहीं जाने की तैयारियों में थे। प्रणव के साथ मैं भी हमेशा इन दिनों बाहर चली जाया करती थी। सोचकर अचानक तनु को याद आया कि बेटा यश के पास जाना चाहिए। उसकी शादी में तो नहीं जा पाई थी, फिर वहीं से बेटी के पास भी होकर आऊँगी। उन्होंने बस बेटे को फ़ोन किया और अपनी तैयारियों में लग गई। कितनी प्रसन्नता झलक रही थी उसकी आवाज़ में। और 3 दिन बाद ही अमेरिका से हवाई जहाज़ का टिकट भी भेज दिया था। फ्लाइट का समय हो रहा था। ड्राइवर सामान नीचे ले जा चुका था। तनु हाथ में चाबी लेकर बाहर निकलने को ही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। उफ, इस समय कौन होगा? देखा तो दरवाजे पर प्रणव खड़े थे। क्षण भर को तो तनु किन कर्तव्य विमूढ़ हो गई। इन 2 महीनों में यह क्या हो गया प्रणव को? मानो बरसों के मरीज हैं। कहीं जा रही हो क्या? प्रणव ने उसकी तंद्रा तोड़ते हुए पूछा। हाँ, यश के पास। पर आप अंदर तो आओ। अंदर बैठकर तनु प्रणव के लिए पानी लेने को मुड़ी ही थी कि उसने तनु का हाथ पकड़ लिया। तनु, मुझे माफ़ नहीं करोगी? इन 2 महीनों में ही मुझे अपने झूठे अहम का एहसास हो गया। जिस प्यार और सम्मान की तुम अधिकारिणी थी, तुम्हें वह नहीं दे पाया। अपने स्वाभिमान के आवरण में घिरा हुआ मैं तुम्हारे अस्तित्व को पहचान ही नहीं पाया। मैं भूल गया कि तुमसे ही मेरा अस्तित्व है। मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। यह सच है तनु, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। पहले भी करता था, पर अपने अहम के कारण कहा नहीं। आज कहता हूँ तनु, तुम्हारे बिना मैं मर जाऊँगा। मुझे माफ़ कर दो
और अपने घर चलो। बहू को पहली बार अपने घर बुलाने के लिए उसके स्वागत की तैयारी भी तो करनी है। मुझे एक मौका दो अपनी गलती सुधारने का। तनु बुढ़ापे में पहली बार अपने पति के प्यार से सराबोर खुशी के आंसू पोंछते हुए अपने बेटे को अपने ना आ पाने की सूचना देने के लिए फ़ोन करने लगी। तो इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपके पास भी ऐसी कोई प्यारी सी कहानी है या फिर ऐसी कोई कहानी जिससे कुछ शिक्षा मिले, तो आप हमारे साथ उसको ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसी ही ज़बरदस्त कहानी या टिप्स के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखना। आपका दिन शुभ व मंगलमय हो।